Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about last topic of chapter 9 Environment and Sustainable Development. क्या चैप्टर था हमारा? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वो हम कल कर चुके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इक्वल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए क्या करना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एंड इक्वल क्या करना, उनका यूटिलाइजेशन करना ही क्या होता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, हाउ टू सस्टेन, हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर देना चाहिए, हमें क्या कर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको रेस्ट्रिक्टेड यूज करना चाहिए। कह रहे कि इट मींस रेट ऑफ एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन। मतलब कि उनकी इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज करने की जो एक्सटेंशन है, हमें के जो निकालने की जो रेट है, उससे हमारी जो क्या हो, इसकी जो रिजर्वेशन कैपेसिटी है ये उससे क्या ना हो, ज्यादा ना हो। मतलब कि रीजनरेशन कैपेसिटी से क्या ना हो, ये ज्यादा ना हो, कि जनरेट तो कम हो और हम इनको क्या कर ले, ज्यादा यूज कर लें। इस टाइप के रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। तो अगर कैसे अचीव कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को क्या करना हो, रेस्ट्रिक्ट करना होगा, रोकना होगा। कि रिन्यूएबल रिसोर्स को जहां पर हमें लगता है कि यहाँ हम यूज करें इनको, वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या करने हैं, हमें यूज करने हैं। कंप्लीट ये ना हो कि हम एक्सेसिव यूज कर लें, जबकि इनको दोबारा से रीजनरेट करना कैसा हो, इम्पॉसिबल हो। तो कह रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूज है वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब कि कम से कम, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। जहां पर क्या है, ये जरूरी है, अर्जेंट है, वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या किया जाए, यूज किया जाए। सेकेंड इन सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सब्स्टिट्यूट्स, तो सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है दोस व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जिसको एक को दूसरे की जगह क्या कर सके, हम यूज कर सकें। तो ये जरा सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका सब्स्टिट्यूट किसके साथ होना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ होना चाहिए। एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, सबको पता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्या आती जा रही है, उनके अंदर कमी आती जा रही है, क्योंकि उन्हें दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे कैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। और रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स मस्ट बी डेवलप्ड। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको क्या करना होगा, हमें डेवलप करना होगा। क्योंकि जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उनकी जगह जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। तो कह रहे हैं कि आपको नॉन रिन्यूएबल्स की जगह रिन्यूएबल्स को क्या करना, एज अ सब्स्टिट्यूट उसको यूज करना होगा। इट मींस रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड, क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल्स की जो क्या जनरेशन का, सॉरी, उसके यूज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे, क्रिएशंस ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। मतलब कि इतनी ज्यादा ना हो कि नॉन रिन्यूएबल्स बहुत ज्यादा यूज कर ले और रिन्यूएबल्स हमारे पास बचे ही ना। तो कह रहे हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मतलब कम से कम यूज होने चाहिए, और साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। जब ये डेवलप होंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखा जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बिकम इनपुट एफिशिएंट। क्या होना चाहिए, जो इनपुट यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो इनपुट यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए, तो उस टाइम वो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट। इट मींस जिस ऐसा इनपुट यूज करे जिससे पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जिससे पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसा निकले,
बेटर निकला, हमें कहें ज्यादा, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है उसकी रेट ज्यादा होनी चाहिए किससे, पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट इतना ऐसा यूज करो जिससे आउटपुट ज्यादा हो और क्या हो, साथ साथ जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज की जनरेशन कैपेसिटी है वो कम से कम हो, मतलब इतनी हो कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसको क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके। इट मीन जो इनपुट एफिशिएंटली होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चल सके। हमने कैरिंग कैपेसिटी पढ़ी थी कि जिसे कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जिसे इतना ही जनरेट करना वेस्टेज को जितना हमारा एनवायरनमेंट क्या कर सके उसे अब्सॉर्ब कर सके। तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, इनपुट को एफिशिएंटली क्या करना है, उसका यूज होना चाहिए। फिर है कंट्रोल पॉल्यूशंस। क्या है, कंट्रोल पॉल्यूशन। जो हमने सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उसके जो फंक्शंस पढ़े थे उसका मेन एम ही क्या था, टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। कि जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और स्ट्रेटेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको अचीव कर सकते हो यदि आप इस पॉल्यूशन को क्या कर लो, कंट्रोल। तो उसके लिए जैसे एक बोर्ड बना दिया हमने सीपीसीबी। कौन सा बोर्ड बना दिया, सीपीसीबी एक बोर्ड बना दिया जिसका क्या हो सकता है फर्दर यूज। क्या है कि सीपीसीबी का जो मेन एम ही क्या है कि जिससे पॉल्यूशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, जो कैसे है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसकी जगह अगर सीएनजी यूज की जाए, वही जो रूरल एरियाज हैं जहाँ किसका यूज किया जाता है, काउ डंग का यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है, फायरवुड का यूज किया जाता है, उसकी जगह एलपीजी का यूज किया जाए तो पॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो इट मींस कि हमें इस टाइप के सोर्सेज को यूज करना चाहिए कि जो कैसे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, कैसे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल पावर स्टेशन है जिससे वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो इस टाइप के हमें जैसे हाइड्रो पावर का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए जिससे वो कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन भी नहीं होता और जिससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। एटलीस्ट जो लोकल डिमांड है लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, जो लोकल डिमांड है वो क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना, उसको कंट्रोल करना कि जो हमारी पॉपुलेशन जो कॉन्टिन्यूअस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड टू अ लेवल। एक लेवल पर क्या हो जानी चाहिए, वो कंट्रोल हो जानी चाहिए। एक ऐसा लेवल विच इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, जो किसके साथ हो, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चले। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे की टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब है की स्ट्रेटजी। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको क्या करना, आपको पता चल गया कि हम ऐसे इसको अचीव कर सकते हैं। ये आपको क्या पता चल गया, मेथड पता चल गए कि आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजी को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आप उसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो आप उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्ट्रेटजी बनाओगे, क्या क्या तकनीकी बनाओगे, क्या क्या मेथड्स बनाओगे। तो वो क्या है, सबसे पहले है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी का कौन सा सोर्स यूज करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना चाहिए। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे कि इंडिया है, ज्यादा से ज्यादा यूज किसको करता है, इंडिया यूजली डिपेंड ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट पावर नीड्स। मतलब कि जैसे हमारा इंडिया किसके ऊपर डिपेंड है, थर्मल पावर के ऊपर डिपेंड है, हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड है, किसको लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो बट दोनों ही कैसे हैं जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। देखो थर्मल पावर का भी, हाइड्रो पावर का भी, दोनों का एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मींस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये पॉल्यूट करते हैं
तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक विंड पावर, सोलर पावर क्या 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 करें हम यहाँ यूज करें, जहां पर क्या हो, जहां पर एरिया ये लगे कि हाई स्पीड होती है किसकी, विंड की, जहां हवा की बहुत ज्यादा तेज स्पीड्स होती हैं, तो वहां पर क्या की जा सकती है, वाइंड जो पावर है उसको जनरेट किया जा सकता है। जो वाइंड पावर होगी वो एटलीस्ट लोकल डिमांड को क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। तो क्लियर हो गया। तो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, सबसे पहले यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टाइप के सोर्सेज को यूज करें जो कैसे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कैसे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिससे एनवायरमेंट को सेफ रखा जा सके। इस टाइप के क्या होने चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। सेकंड है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, कि जो क्लीनर फ्यूल्स कहते हैं कि क्या यूज करना चाहिए, जो साफ हमारा क्या ईंधन, फ्यूल्स, फ्यूल्स कैसा, जो साफ सुथरा है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जो भी हमारे मोटर व्हीकल है किसके थ्रू चलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, जो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एडवर्स इंपैक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो उनकी जगह क्या यूज करें, सीएनजी को यूज किया जाए। जैसे कि दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्कीम कर दी कि वहां पर केवल कौन सी गाड़ियां, मोटर व्हीकल चलेंगे जो कैसे होंगे, सीएनजी के होंगे। मतलब जहां सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा वही व्हीकल वहां पर चलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वहां पेट्रोल और डीजल के जितने व्हीकल्स हैं उनको क्या नहीं मिलती, जल्दी से परमिशन नहीं दी जाती। तो धीरे धीरे दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जा रहा है, हमारा साफ सुथरा होता जा रहा है। सेम वो कह रहा है कि इस टाइप के क्लीनर फ्यूल्स का यूज कीजिए। ये तो हो गया अर्बन एरिया। इन रूरल एरिया हम देखते हैं कि मेनली फॉर कुकिंग पर्पस से क्या यूज किया जाता है, फायरवुड को यूज किया जाता है। किससे यूज किया जाता है, फायरवुड है या फिर जो काऊ डंग है, डंग केक है, इनको यूज किया जाता है, जिससे एक मीथेन गैस निकलती है जो एनवायरनमेंट के साथ मिलती है और एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। तो इस टाइप के जो फ्यूल्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो उसकी जगह क्या यूज करना चाहिए, एलपीजी को यूज करना चाहिए। इसको यूज करना चाहिए, एलपीजी यूज करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि क्लीनर फ्यूल मतलब कि अगर आप फ्यूल यूज करें तो कैसा हो, क्लीनर हो, क्लीन हो, नीट एंड क्लीन, और साथ साथ कैसा हो, हमारा इको फ्रेंडली भी होना चाहिए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, जो हमारे क्या है, किसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जो हमारे मिनी हाइडल प्लांट्स हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। तो इन माउंटेन रीजन, जो हमारे क्या है, माउंटेन रीजन है, जो माउंटेन मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है कि परपेचुअल स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड। वहां पर जो कहते हैं कि परपेचुअल स्ट्रीम्स का मतलब होता है जो धारा का जो प्रभाव होता है, जो तेज धाराएं बहती हैं वो हर जगह मोस्टली मिल जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को जनरेट करना कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो कहते हैं कि दीज स्ट्रीम्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उनका क्या करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए उन हाई स्ट्रीम्स के जो भी क्या है हमारी परपेचुअल स्ट्रीम्स उनका यूज करना चाहिए। कहते हैं कि जो पावर प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली। कैसे होते हैं, मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली, जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड। मतलब इस टाइप के जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं कि जो लोकल डिमांड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इस टाइप के हमें क्या करना चाहिए, माउंटेन रीजन्स का यूज करना चाहिए, वहां पर पावर को जनरेट करने की सोचनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो मोरेवर लार्ज स्केल जो ट्रांसमिशन टावर्स हैं, केबल्स हैं, आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन सच प्लांट्स। इनके लिए क्या नहीं होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन टावर चाहिए, केबल चाहिए, कोई नेटवर्क ऐसा चाहिए या फिर जिससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, जनरेट करे। तो हाइडल जो प्लांट्स होते हैं, जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं, उनके वो कैसे, तो मतलब कि लेस कॉस्टली भी होते हैं और हमारे कैसे होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। तो मिनी हाइडल प्लांट्स का क्या करें, वहां पर यूज करें। क्लियर हो गया। फिर है फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल नॉलेज कि हमें अभी भी अपने ट्रेडिशनल आउटलुक को नहीं भूलना चाहिए, एंड जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं उतना ही हमारा जो एनवायरनमेंट है क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। तो कहते हैं कि जो नॉलेज, हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज होनी चाहिए,
प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो तरीके हैं वो हमें पता होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंप्लीट आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ और आप अपने एनवायरनमेंट को क्या करो, कंप्लीटली पॉल्यूट ही कर दो। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन पीपल्स हैं have been close to their environment। हमेशा ध्यान रहे कि हम इंडियंस हैं, हमारा जो मेन, हम ये कहें कि हमारा जो मेन एम ही क्या होना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे रहेंगे, उससे क्लोज रिलेटेड रहे। हमें ये पता रहे कि अगर हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया तो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर कितना गलत इंपैक्ट डाल सकता है। तो हमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कोई भी वर्क करना है। और प्रैक्टिस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, हाउसिंग है, या हम ट्रांसपोर्ट है यूज टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा हेल्थ केयर हो, चाहे वो हमारा या हम हाउसिंग हो, सभी में क्या होना चाहिए, उस टाइप के सोर्सेज को यूज किया जाए जो कैसे हो, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जांपल हम किसमें लेते हैं, एग्रीकल्चर, किसमें लेते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो फार्मर्स आज किसका यूज कर रहे हैं, मोस्टली वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, इससे यूज करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, जिससे एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, वाटर पॉल्यूट भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है। दूसरा जो हेल्थ केयर है, हमारे इंडियन के अंदर इंडियन सिस्टम बनाया गया है आयुष। क्या है, आयुष, जो कैसा है, कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। कैसा है, आयुर्वेदिक है। बट लोग अभी भी उसके ऊपर क्या नहीं करते, उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जैसे जैसे वो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाते जा रहे हैं, तो किसके ऊपर, जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो हमारी मेडिसिन को बनाने वाली जितनी भी क्या है कंपनीज हैं, उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, उन्हीं मेडिसिन को लेते हैं, जिससे क्या होता है, उस केमिकल से वो मेडिसिन बन तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ वो एनवायरनमेंट को भी क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास जो आयुष ट्रीटमेंट है, उसमें हमारे कितने 1500 स्पाइसीज है, मतलब 1500 जाति हैं कि चीज के ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसी मेडिकल्स, ऐसी जो मेडिसिन है उन प्रोडक्ट को बनाती हैं। कितनी, 1500 क्या है, स्पेसीज है जो किसमें यूज होती है, आयुष सिस्टम के अंदर जो यूज होती है फॉर मेक मेडिसिन को बनाने के लिए जो यूज हो रही है। जबकि जो वेस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो किसी केमिकल्स के थ्रू क्या की जाती है, मेडिसिन को बनाया जाता है। और दूसरा जो आयुष के अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसका कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं होता, साथ साथ क्या नहीं होता, उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होता। डू नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड केमिकल प्रोसेसिंग, और ना ही उनके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री की जरूरत होती है या फिर हमें कहीं बहुत केमिकल प्रोसेसिंग की जरूरत, इतनी जरूरत उसके अंदर नहीं होती। तो हमें अभी भी अपनी किसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको छोड़ते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब है यूज ऑफ बायोकंपोस्ट। ये यूज ऑफ बायोकंपोस्ट, यूज ऑफ बायोकंपोस्ट का मतलब है कि हमें अपना जो बायोकंपोस्ट, इट मींस एनिमल मैन्योर, क्या है, एनिमल मैन्योर, मेनली किसके लिए, फार्मर्स के लिए, किसके लिए, अपनी फार्म को, अपनी फील्ड को, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे बायोकंपोस्ट का यूज करना चाहिए, एनिमल मैन्योर्स का यूज करना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि जो आज का फार्मर है वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाकर वेस्टर्न टेक्निक्स को अपना रहा है, चाहे वो कल्टीवेशन की हो या फिर सोइंग की हो या फिर वो हार्वेस्टिंग हो, सभी में वो वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाता है, जिससे एक टाइम तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो जाता है, उस लैंड की फर्टिलिटी कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो यूज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्ट लार्ज एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड बट आल्सो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। हम जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, इनकी जो जितना ज्यादा आप यूज करोगे, इनको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इरिगेशन की, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, और वो फैसिलिटीज इंडियन फार्मर के पास इतनी बेटर नहीं है, सभी के पास इतनी बेटर नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर परचेज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस टाइप के फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए जिससे कम से कम इरिगेशन की जरूरत हो और बेटर से बेटर क्या आ सके, आउटपुट आ सके। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो कि राइज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड, और आज हम देख भी रहे हैं कि हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक फूड्स की क्या होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो
farmer have again start using कंपोस्ट मेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप। और आज फार्मर दोबारा से किसका यूज करने लग गया है, एनिमल वेस्टेज का जो कंपोस्ट हमारा निकलता है उसका यूज करने लग गया है। किसके लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैंने जो तुम्हें मेरिट्स बताई थी, हेल्दियर टेस्टियर फूड प्रोवाइड करवाता है, इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली और कैसा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेन द सॉइल फर्टिलिटी। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी कैसा रखता है, सस्टेन रखता है। जब आज सस्टेन होगी तो फ्यूचर जनरेशन उसी वे में यूज कर पाएगी जिस वे में आज हम यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। जो हमारे क्या हैं, बायोपेस्ट हैं, उनको भी क्या करना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा। तो उन्हें कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये था कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। अब हमें क्या करना है, बायोपेस्ट को कंट्रोल करना है। अब कैसे कंट्रोल होगा, हम देख रहे हैं कि जब हमारा 1965 में क्या आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशंस। कब आया, 1965 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशंस। तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो मेनली बिलीव किसके ऊपर करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बिलीव करने लगे। और उस केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सोइल की फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, साथ साथ उसने एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को भी क्या किया है, क्रिएट किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप की पेस्टिसाइड्स को यूज करें जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सके, एज इट इज सस्टेन करता रख सके। जैसे कि हम वही केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जो नीम, किसके थ्रू पाया, नीम के थ्रू जो भी पेस्टिसाइड्स हमारे क्या हुए, रेडी हुए, हम उनका यूज करें। नीम के थ्रू जो क्या हुए हमारे नीम के थ्रू क्या बने, जो पेस्टिसाइड्स बने हैं, फर्टिलाइजर्स बने हैं, हम उनका क्या करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जो कैसे है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कैसे, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि जो भी हमारे क्या होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, उनका कैसे यूज है, वो क्यों जरूरी है, लोगों उनके बारे में क्या किया जाए, बार बार अवेयर करा जाए। दूसरा कि लोगों को ये बताया जाए कि सिंगल क्रॉपिंग को छोड़कर आपको मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग को क्या करना है, अपनाना है। क्योंकि क्या होता है कि एक क्रॉप को कम से कम फर्टिलिटी की जरूरत होती है, दूसरे को ज्यादा, तो एक साथ हम उसको उगाते हैं तो दोनों क्रॉप एक साथ उग सकते हैं। और या तो आप मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग को क्या कीजिए, सिस्टम को यूज कीजिए, जिससे क्या होगा, उसी लैंड के ऊपर आप फार्मर्स को क्या हो जाएगा, फार्मर का जो आउटलुक है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो फार्मर्स को बताना है, उसे अवेयर कराना है कि वो सिंगल क्रॉपिंग से कहां शिफ्ट हो जाए, मल्टी या फिर मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजप्शन, जो कंजप्शंस का पैटर्न है या प्रोडक्शंस का पैटर्न है जो अनसस्टेनेबल हो रहा है, मतलब सस्टेन नहीं है, उसको क्या करना है, चेंज। मतलब कि जो कंजप्शंस है, प्रोडक्शंस है, उसके पैटर्न को सस्टेन कर चलना है। इट मींस आज हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर की जो डिमांड है डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज। कंज्यूमर इतनी डिमांड करता है, अगर उसकी डिमांड अपनी कंट्री से कंप्लीट नहीं होती तो वो क्या करता है, दूसरी कंट्री से डिमांड करता है, वहां से इंपोर्ट करा लेता है। इतनी आज उसकी डिमांड बढ़ गई है, जिससे और फिर क्या करना पड़ता है, जितनी डिमांड बढ़ती है प्रोड्यूसर्स उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है। प्रोडक्शंस भी कॉन्टिन्यूस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस सिचुएशंस में क्या कहते हैं कि क्या करें, इसको सस्टेन कर दे। मतलब कि कंज्यूमरिज्म है जो वो नहीं फैलना चाहिए। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम कंज्यूमर, कि फ्रीडम फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या दे दी जाए, कंप्लीटली फ्रीडम दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कुछ ऐसे भी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि कंज्यूमर की डिमांड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं कि जो चीज वो चाहे उसका क्या नहीं हो सकता, प्रोडक्शंस नहीं हो सकता। इट इज इम्पोर्टेंट टू काउंटर दिस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेटेड कर उनको अवेयर कर बता सकते हैं कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, कितनी जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ चुका है कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजंस क्या लिए हैं कि अगर अपनी इकोनॉमी को आपको बेटर करना है, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, बेटर करना है,
तो आपको क्या करना होगा, अपनी ही कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट क्या करने होंगे, परचेज करने होंगे, जिससे अपनी इकोनॉमी क्या हो सके, बेटर हो सके। तो शायद जो कंज्यूमरिज्म है, जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड जो फैली हुई है कहाँ, आउटसाइड द कंट्री, कंट्री का फैली हुई है, शायद वो कंट्रोल हो जाए। तो कंज्यूमरिज्म हो जाएगा कंट्रोल, तो शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जितनी मनी है हम अगर दूसरी कंट्री को ही दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला, फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं रहने वाला। तो क्या करना चाहिए, वो कंजप्शन और प्रोडक्शन के पैटर्न्स को कंप्लीट चेंज करना चाहिए। क्लियर हो गया?